गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में हमारे पास मुख्यतः 3 केंद्र दिए गए हैं। एक है यूरोपीय संघ, दूसरा है आसियान, फिर है तीसरा चीनी अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय संघ। आपको याद होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का अखाड़ा था वो यूरोप था, दूसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा था यूरोप, और दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो जाता है आपके जापान के आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो यूरोप के सम्मुख प्रश्न उठे कि यूरोप अब अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ाए। क्या यूरोप पुरानी रंजिशों को ही आगे बढ़ाए, या जिस व्यवस्था पर यूरोप पहले टिका हुआ था उसी व्यवस्था को आगे बढ़े, उसी व्यवस्था को लेकर यूरोपीय देश आगे बढ़ते चले, या फिर अपने रवैये में सुधार करें। ये सारे प्रश्न यूरोपीय देशों के मध्य उपस्थित थे। लेकिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से यूरोपीय देशों का नक्शा ही बदल जाता है, या नक्शा नहीं कहेंगे उसको, आचार व्यवहार बदल जाता है। क्या हुआ कि शीत युद्ध शुरू हो जाता है दोनों महाशक्तियों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। तो यहां से यूरोपीय देश एक नए ढांचे में ढलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो होता क्या है सबसे पहले यूरोपीय संघ में, अब द्वितीय विश्व युद्ध में जो महामार है वो सबसे बड़ी यूरोप पे पड़ी। तो जो विभाजन हुआ यूरोप का, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, उसमें पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ हो लेता है। अब अमेरिका क्या करता है, यहां पर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 काम करता है। कहां की बात कर रहे हैं मुख्यतः, इसमें यूरोप की। ये देखिए, एक तो ये नाटो की स्थापना करता है अमेरिका नाटो की स्थापना करता है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए। अमेरिका नाटो की स्थापना करता है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ठीक है, ताकि पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं इनको सामूहिक सुरक्षा प्रदान की जा सके, ये आगे किसी नुकसान में ना पड़े। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, अमेरिका मार्शल योजना चलाता है। अमेरिका चलाता है मार्शल योजना। ये पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना चलाई जाती है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या चलाई जाती है, मार्शल योजना चलाई जाती है। इसी मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, 1948 में मार्शल योजना के अंतर्गत ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है। क्या काम है आपसे, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है। इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से यूरोपीय देश आपस में व्यापार करने लगते हैं और आर्थिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं। किसके माध्यम से, 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से। 1949 में क्या होता है, 1949 में फिर ये यूरोपीय देश मिलकर यूरोपियन परिषद का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं, यूरोपियन परिषद का गठन करते हैं। 1949 में मिलकर ये यूरोपीय देश यूरोपियन परिषद का गठन करते हैं, जो कि यहाँ के राजनीतिक मामलों को देखती है। यानी कि अब यूरोपीय देश क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये राजनीति के क्षेत्र में भी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं सामूहिक रूप से। ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा, 1957 में क्या हुआ, 1957 में आपके यूरोपियन समुदाय द्वारा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, क्या काम है आपसे, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया जाता है। यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया जाता है, किसके द्वारा, यूरोप के देशों द्वारा मिलकर के आपस में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर देखिए, जून 1985 में एक संधि होती है, 1985 जून 1985 में एक संधि होती है
जिसको कहा जाता है शांगेन की संधि। क्या? शांगेन की संधि। जून 1985 में एक संधि होती है शांगेन की संधि। शांगेन की संधि के माध्यम से, शांगेन की संधि के माध्यम से यूरोपीय देश जो अपनी सीमाएं हैं उन सीमाओं को समाप्त कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए अपनी सीमाओं को खोलना शुरू कर देते हैं। कौन? यूरोपियन देश। अब फरवरी 1992, फरवरी 1992, ठीक है, एक संधि और आती है मास्ट्रिक्ट संधि। मास्ट्रिक्ट संधि, मास्ट्रिक्ट संधि, मास्ट्रिक्ट संधि, फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि। इस मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा ही यूरोपीय संघ का गठन किया जाता है 1992 में। यूरोपीय संघ का गठन किया जाता है किसके द्वारा? मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा 1992 में। तो ये देखिए, ये यूरोप की विकास यात्रा है। ये क्या है? यूरोप की विकास यात्रा। यहां से और यहां तक किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ाया और विश्व स्तर पर कायम किया। तो इसमें अमेरिका की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या देखेंगे? यूरोपीय संघ में कौन सी चीजें कॉमन है? क्या कौन सी चीजें कॉमन है? अभी यूरोपीय संघ क्या है? ये एक ऐसा संघ बन चुका है जो अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत और वैश्विक स्तर पर इसने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की और भविष्य में जाकर ये स्थापित हो भी गया। इनके बीच कॉमन क्या है? जैसे गणित का कॉमन, ठीक है, ऐसे ही। तो इन लोगों का देखिए क्या है? सामूहिक गान है। क्या कहा हमने आपसे? इन लोगों का क्या है? सामूहिक गान। अरे जैसा हमारा राष्ट्रगान है ना, भारत का राष्ट्रगान अलग है, पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का और अमेरिका अलग अलग है, लेकिन जो यूरोपीय देश है इन लोगों का गान क्या है? एक जैसा है, एक ही राष्ट्र का गान करते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हम भारत में जनगणमन कहते हैं तो पूरे यूरोप में भी जनगणमन कहते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, ये नहीं इनका कोई दूसरा राष्ट्रगान है। तो इनका सामूहिक गान है। जो यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देश है इनका क्या है? सामूहिक गान है। ठीक है, इनका सामूहिक झंडा है। इन सबका झंडा भी क्या है? सामूहिक। इनका स्थापना दिवस, क्या कहा हमने आपसे? इनका स्थापना दिवस क्या है? सामूहिक है। तो सामूहिक इनका गान है, इनका झंडा है, ठीक, और इनकी स्थापना दिवस। इनकी मुद्रा भी क्या है? सामूहिक। इनकी मुद्रा क्या है? यूरो। इनकी मुद्रा क्या है? यूरो। तो ये जो इनकी मुद्रा है ये यूरो भी सामूहिक है। इनके झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे, ध्यान रखना। ठीक है, सामूहिक गान, सामूहिक झंडा, झंडे में 12 सितारे, सामूहिक स्थापना दिवस, और इनकी मुद्रा भी सामूहिक मुद्रा क्या है? यूरो। इसके साथ साथ इनकी विदेश नीति हो गई। ध्यान से समझिए, क्या कहा मैंने इनसे आपसे? इनकी विदेश नीति हो गई, इनकी सुरक्षा पर नीति हो गई। इनकी क्या? विदेश नीति हो गई, इनकी सुरक्षा पर नीति हो गई, इनके आंतरिक मामले हो गए, इनके आंतरिक मामले हो गए, और फिर इनके न्यायपूर्ण मुद्दे हो गए। न्यायपूर्ण मुद्दे देखिए, जो ये है इधर, इन पे तो लगभग ये एक जैसा है, समझ गए? इन पे क्या है? पूर्ण रूप में एक जैसा है। विदेश नीति में लगभग ठीक है, लगभग एक जैसी, लेकिन इनमें उतार चढ़ाव कभी कभार देखने को मिलता है। सुरक्षा को लेकर भी ये एक दूसरे से वार्ता करते रहते हैं। सुरक्षा का मुद्दा भी इनका एक जैसा है। आंतरिक मामलों का और न्यायपूर्ण मुद्दे भी यहीं पर आ जाएंगे हमारे इसमें। तो विदेश नीति और सुरक्षा को लेकर थोड़ा बहुत झमेला है, अदरवाइज बाकी इनके सारे जो मुद्दे हमने कॉमन लिखा ये सभी देशों में एक जैसे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अभी हमने एक तो इनकी विकास यात्रा देखी, फिर हमने देखा कि यूरोपीय संघ में क्या चीज कॉमन है, यानी कि क्या चीज सबके मध्य समान रूप से स्थापित है। ठीक है, चलिए अब हम यूरोपीय संघ का प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे? यूरोपीय संघ का प्रभाव। यूरोपीय संघ का प्रभाव, तो देखो प्रभाव कैसा प्रभाव है विश्व पर? यूरोपीय संघ का प्रभाव कैसा है विश्व पर? यूरोपीय संघ का प्रभाव कैसा है विश्व पर? तो इनका प्रभाव 3 रूप से हमें मुख्यतः दिखाई दे रहा है। मुख्यतः कितने रूप से दिखाई दे रहा है? 3 रूप से विश्व पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। किसका प्रभाव दिखाई दे रहा है? यूरोपीय संघ का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं। कौन से प्रभाव देख रहे हैं? आर्थिक प्रभाव।
तो आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत देखिए 2016 में क्या कहा हमने आपसे, 2016 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, 2016 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था, ये किताब का ही मैं आपसे आंकड़ा करवा रहा हूं, 2016 में जो यूरोप की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, इसका जो जीडीपी में योगदान, ये है जीडीपी में जो इसका योगदान 17,000 अरब डॉलर का। कितना कहा हमने आपसे, 17,000 अरब डॉलर, 17,000 अरब डॉलर का। ठीक है ना, जो इनकी जीडीपी में क्या है, 17,000 अरब डॉलर का। समझ रहे आप लोग, 2016 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जीडीपी। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, लाइट चली गई है, आप सुनते रहिए। ठीक है, जीडीपी में क्या काम है आपसे, इनका 17,000 अरब डॉलर का व्यापार है। ठीक, अब देखिए तीसरी बात, जो इनकी सामूहिक मुद्रा है यूरो, जो इनकी सामूहिक मुद्रा है यूरो, इनकी सामूहिक मुद्रा यूरो, ये क्या करती है, ये डॉलर के लिए, किसके लिए, डॉलर, डॉलर किसकी मुद्रा है, अमेरिका की मुद्रा, इसके लिए समय समय पर चुनौती पेश करती रहती है, डॉलर के लिए समय समय पर चुनौती पेश करती रहती है। दरवाजा खोल दो। ठीक है, अगला, फिर इसमें क्या है, ये तो आपको हमने समझा दिया कि जो इनकी मुद्रा है यूरो, ये क्या करती है, डॉलर के लिए समय समय पर चुनौती पेश करती रहती है। ठीक है, अब देखो विश्व व्यापार में क्या कहा हमने आपसे, विश्व व्यापार में ध्यान से, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, विश्व व्यापार की बात कर रहे हैं। विश्व व्यापार में इसकी स्थिति क्या है, तो विश्व व्यापार में इसका हिस्सा अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। विश्व व्यापार में इसका हिस्सा, किसका हिस्सा, यूरोपीय संघ का हिस्सा, किससे, अमेरिका से, कितना, 3 गुना ज्यादा है। विश्व व्यापार में इसका हिस्सा अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो प्रभाव है, इसका जो वर्चस्व है वो किस पर है, WTO पर भी इसका वर्चस्व है। WTO विश्व व्यापार संगठन। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रभाव देख रहे हैं। कैसा प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। किसका आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं हम, यूरोपीय संघ का आर्थिक। तो क्या 2006 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जीडीपी का जो है 17,000 अरब डॉलर, यूरो इसकी जो मुद्रा है, ये अमेरिकी डॉलर के लिए समय समय पर संकट खड़े करती रहती, क्योंकि आगे बढ़ जाती है। ठीक, या तो अगर इसके लिए टक्कर देती रहती है। फिर विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार में इसका हिस्सा क्या है, 3 गुना अधिक है। किसका हिस्सा 3 गुना, सॉरी अधिक नहीं, 3 गुना ज्यादा है, किससे, अमेरिका से। और इसका वर्चस्व किस पर है, WTO पर भी इसका वर्चस्व है, अमेरिका की ही भांति। ठीक है, तो ये हमने कौन सा प्रभाव देखा, आर्थिक प्रभाव देखा। किसका आर्थिक प्रभाव देखा, यूरोपीय संघ का हमने अभी क्या देखा, आर्थिक प्रभाव। अब हम कौन सा प्रभाव देखेंगे यूरोपीय संघ का, सैन्य प्रभाव देखेंगे हम। यूरोपीय संघ का हम कौन सा प्रभाव देखेंगे, सैन्य प्रभाव। तो यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव के अंतर्गत क्या है, देखिए इसकी जो सेना है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसकी जो सेना है, किसकी, यूरोपीय संघ की सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अब देखिए इसका रक्षा बजट, क्या कहा मैंने आपसे, इसका रक्षा बजट। किसका रक्षा बजट, अमेरिका का रक्षा बजट। अमेरिका नहीं, यूरोपीय संघ का रक्षा बजट विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। सबसे बड़ा रक्षा बजट किसका है, अमेरिका का, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था। और यहाँ पर रक्षा बजट विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट किसका है, तो यूरोपीय संघ का रक्षा बजट विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। परमाणु हथियारों के मामले में देखिए साहब, परमाणु हथियारों के मामले में आपका क्या हो गया, इसका नाम कहते हैं फ्रांस हो गया, और हो गया आपका ब्रिटेन। इन 2 देशों के पास व्यापक मात्रा में परमाणु हथियार उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या 550 अनुमानित की गई हमारी किताब के अनुसार। ठीक है ना, तो परमाणु हथियारों के मामले में क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों महाशक्तियां क्या है, परमाणु हथियारों से लैस हैं, और इनके पास 550 परमाणु हथियार होने का एक अनुमान लगाया गया। इसके अलावा देखिए संचार के मामले में, अनुसंधान के मामले में, संचार के मामले में, अनुसंधान के मामले में, और तकनीक या प्रौद्योगिकी के मामले में। क्या कहा हमने आपसे, संचार के मामले में, ठीक, और आपके अनुसंधान के मामले में और
तकनीक के मामले में तथा अंतरिक्ष के मामले में यूरोपीय संघ आगे है। ठीक है, यूरोपीय संघ क्या विकसित अवस्था में, यूरोपीय संघ किस अवस्था में, संचार के माध्यम में, अनुसंधान के माध्यम में, या फिर तकनीक के माध्यम में, या फिर अंतरिक्ष के माध्यम में यूरोपीय संघ विकसित अवस्था में है। तो ये इसकी स्थिति होगी सैन्य स्थिति। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, सैन्य और संचार की एक तरीके से स्थिति, यानी कि यहाँ पर भी ये क्या है, मजबूत अवस्था में। तो अभी हमने इसका कौन सा पक्ष देखा, सैन्य पक्ष देखा, आर्थिक पक्ष देख लिया, सैन्य पक्ष देख लिया। अब इसका राजनीतिक पक्ष देख लीजिए। अब हम इसका कौन सा पक्ष देखेंगे, राजनीतिक पक्ष, यानी कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या है, किसका राजनीतिक प्रभाव क्या है, यूरोपीय संघ का। अब हम राजनीतिक प्रभाव देखेंगे। तो राजनीतिक प्रभाव देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। तो यहां पर ब्रिटेन और फ्रांस, ध्यान समझिए, मैंने क्या कहा, सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं अस्थायी, एक होते हैं अस्थायी। ठीक, तो सुरक्षा परिषद के जो दो सदस्य हैं वो है कौन, एक हो गया ब्रिटेन, नाम आप अपने ब्रिटेन, और दूसरा ये हो गया फ्रांस। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ब्रिटेन, और ये हो गया आपका फ्रांस। तो ये अस्थायी सदस्य हैं, सॉरी, और बाकी कुछ और सदस्य, बाकी कुछ और अस्थायी है। तो ये जो अस्थायी हैं ये बदलते रहते हैं। ठीक है ना, ये 2 साल में आपके बदलते रहते हैं, हमेशा कोई 1-2 देश नहीं रहते। तो कुछ देश क्या है, अस्थायी। अब सुरक्षा परिषद में स्थापित होने का मतलब क्या है, जो देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होता है वो विश्व में एक तरीके से आप ये नीति नियामक का काम करता है, किसी भी देश की नीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इनके पास पावर होती है, कौन सी पावर होती है, वीटो पावर होती है, किसके पास, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास। और अस्थायी का क्या होता है, ये महासभा में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो ये रहा इसका राजनीतिक प्रभाव, किसके संदर्भ में देखा, अभी हमने सुरक्षा परिषद के संदर्भ में देखा। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजनीतिक प्रभाव, इराकी परमाणु कार्यक्रम। ठीक है ना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अभी ईरान का एक परमाणु समझौता हुआ था 2015 में। तो ईरानी परमाणु कार्यक्रम, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में यूरोपीय संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या कहा मैंने आपसे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में। ठीक है ना, जो ईरान का एक परमाणु कार्यक्रम है या फिर जो ईरानी परमाणु समझौता है, जिसके अंतर्गत क्या किया, ईरान को परमाणु हथियार रखने से मना किया गया था, और उसे कहा गया था कि आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परमाणु शक्ति का या परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे। तो इस जो ईरानी परमाणु समझौता है, इस ईरानी परमाणु समझौते में यूरोपीय देशों ने मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, इसके साथ अस्थायी 5 देश प्लस 1 जर्मनी भी यहाँ पर मुख्य भूमिका में था। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में किसकी मुख्य भूमिका रही, आपके यूरोपीय संघ की। इसके अलावा इसका राजनीतिक प्रभाव देखिए क्या है, ये जो आपका क्या कहते हैं, इसका नाम यूरोपीय संघ है, ये पर्यावरण के मुद्दों पर निरंतर प्रगतिशील विचारों का एक पथ प्रदर्शक है। ये हमेशा प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। अब पर्यावरण के मुद्दे पर यूरोपीय संघ के द्वारा चीन को भी घेरा जाता है, भारत को भी घेरा जाता है। ठीक है, कि क्या कहा जाता है, ये जो देश छूट पा रहे हैं इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, भले ये मुद्दा अलग है लेकिन ये अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे हम इसी किताब में क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उसमें हमें और ज्यादा समझ आएगा कि ये मुद्दा क्या है पर्यावरण वाला। लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि पर्यावरण के मुद्दे पर भी क्या किया जाता है, यूरोपीय संघ द्वारा काफी ज्यादा अपने आप को आगे रखा जाता है। ठीक है, इसी का एक उदाहरण है, फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर क्या एक सौर गठबंधन का निर्माण किया है। तो इस तरीके से काफी उदाहरण हमें पर्यावरण के मामले में मिलते हैं। फिर ये चीन को हो गया, भारत को हो गया, यहाँ के जो मानवाधिकारों के मुद्दे हैं उन पर भी क्या करता है, अपनी राय मशवरा देता रहता है। जैसे अभी CAA का मुद्दा भारत में था तो इस पर इसने प्रतिक्रिया दी। चीन में जो उइगर मुसलमान है उस पर यूरोपीय संघ अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। तो इस प्रकार से क्या राजनीतिक दखलंदाजी या राजनीतिक प्रभाव छोड़ने की कोशिश करता रहता है कौन, यूरोपीय संघ। तो ये रहा इसका प्रभाव।
आर्थिक प्रभाव, सैन्य प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। अब हम जरा समझते हैं इसके समक्ष समस्याएं क्या है। इसके समक्ष कुछ समस्याएं भी हैं, तो अब उन समस्याओं को भी समझ लेते हैं कि आखिर ये किन समस्याओं से गुजर रहा है, समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हुई है अभी तक भी। तो देखिए, कोई भी संस्था है, समस्या तो उसके सामने उत्पन्न होनी ही होनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर समस्या क्या है कि जो विदेश नीति है और रक्षा नीति है, यहाँ के देश विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर आपस में संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे। क्या कहा मैंने आपसे, इनकी समस्याएं क्या हैं। यहाँ के देश विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर आपस में संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे। काफी बार इन लोगों के मध्य क्या हो जाता है, इसको लेकर विवाद भी हो जाता है, ठीक है। हम आपको इराक युद्ध का उदाहरण देते हैं। इराक का युद्ध आपको याद होगा कब हुआ था, 2003 में। इराक का युद्ध कब हुआ था, 2003 में। उस इराक युद्ध में आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको अपनी परमिशन नहीं दी थी, यानी युद्ध करने की आज्ञा अमेरिका को नहीं दी गई थी। तो हुआ क्या कि यहां पर हमें यूरोप में भी दो ध्रुव देखने को मिलते हैं। क्या, दो ध्रुव देखने को मिलते हैं, ब्रिटेन और कुछ देश। क्या कहा मैंने आपसे, ब्रिटेन और कुछ देश इराक पर जो युद्ध हुआ, इराक पर जो आक्रमण किया गया उसके पक्ष में थे। ब्रिटेन और कुछ देश इराक पर किए गए आक्रमण के पक्ष में थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर फ्रांस और जर्मनी, वहीं दूसरी ओर क्या कहा मैंने आपसे, फ्रांस और जर्मनी इस इराकी आक्रमण के पक्ष में नहीं थे। फ्रांस और जर्मनी क्या कहा आपसे, इस इराकी आक्रमण के पक्ष में नहीं थे। तो देखो इनकी विदेश नीति और रक्षा नीति में क्या है, हमें कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल रही है। हम यूरोपीय संघ की समस्याएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक समस्या आपकी ये हुई। दूसरा, ये जो इनका आज हाथ जरा गड़बड़ ही है, एक समान संविधान बनाना। इनकी कोशिश क्या थी कि ये क्या करे, एक समान संविधान बनाए। जैसे इनका एक झंडा है, एक गान है, एक स्थापना दिवस है, एक मुद्रा है, इस चीज को लेकर तो ये क्या चाह रहे थे कि एक जैसा क्या बनाया जाए, संविधान बनाया जाए। लेकिन ये देश आपस में एक संविधान बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। एक जैसा संविधान ये लोग क्या नहीं कर पाए, बना नहीं पाए, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है, जो ये मुद्रा है ना, यूरो इनकी सामूहिक मुद्रा है, साझी मुद्रा है। इस मुद्रा को लेकर भी आपस में कभी कभार इनके मध्य तनाव उठता रहता है कि हमारी जो मुद्रा है यूरो, वो सामूहिक नहीं होनी चाहिए, भले क्या है, सामूहिक मुद्रा इनकी है। इसके बाद मैंने आपको कहा था एक संधि है, मास्ट्रिक्ट संधि, जिसके आधार पर क्या हुआ, यूरोपीय संघ का गठन हुआ। कौन सी संधि, मास्ट्रिक्ट संधि, जिसके आधार पर किसका गठन हुआ, यूरोपीय संघ का गठन हुआ। इस मास्ट्रिक्ट संधि को लाइट फिर चलेगी। इस मास्ट्रिक्ट संधि को क्या मैंने, डेनमार्क और स्वीडन इस मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध करते रहे। कौन कौन, डेनमार्क और स्वीडन मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध करते रहे हैं। तो ये देखा हमने क्या है, समस्याएं किसकी, यूरोपीय संघ की। ये समस्याएं अभी तक हमको नजर आई। क्या, विदेश नीति, रक्षा नीति, इराक युद्ध हो गया आपका, फिर संविधान को बनाने के लेकर, फिर मुद्रा को लेकर और फिर मास्ट्रिक्ट संधि को लेकर। तो कुल मिलाकर देखिए हमने अभी क्या देखा कि जो यूरोपीय संघ है इसने कहां से अपनी यात्रा शुरू की थी। इसकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी थी, संपूर्ण यूरोप तबाह हो चुका था एक तरीके से। कब, जर्मनी के तो बहुत बुरे हाल हो चुके थे, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इसके पश्चात धीरे धीरे यूरोपीय संघ ने, यूरोपीय देशों ने आपस में मिलकर आगे बढ़ना शुरू किया और अंततः 1992 में यानी शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोपीय संघ का गठन किया मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। और फिर इन्होंने क्या किया, अपने आप को आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज कौन सा पाठ पढ़ा, यूरोपीय संघ वाला पाठ हमने ये पढ़ा, ठीक है। एक प्रश्न लिख लीजिए, यूरोपीय संघ पर टिप्पणी कीजिए, यूरोपीय संघ पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।